तो देखिए रेसमिक मिक्सचर क्या है, रेसमिक मिक्सचर मान लीजिए हमारे पास क्या है इसमें, ये हमारा क्या, हमारे पास क्या है, एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है जिसका जो हमारा क्या है डी है, ओके। दूसरा हमारा क्या है, मान लीजिए एल है, ये हमारा डी है, ये हमारा एल है। तो यदि हम क्या करें इसमें दोनों को मिला दें, किसमें, एक अलग बीकर हमने लिया जिसमें क्या है डी प्लस एल को हम मिला दे रहे हैं, तो ये वाला जो मिक्सचर होगा, ये इस वाले मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, रेसमिक मिक्सचर में लेंगे, रेसमिक मिक्सचर, ओके। ध्यान रखिएगा कि ये जो डी एंड एल है, दो अलग अलग कंपाउंड, दो अलग अलग है डी एंड एल, इसको हमने दोनों को एक साथ एक्सटर्नली मिलाया है। ध्यान रखिएगा हमने क्या बोला है, यहाँ पे एक्सटर्नली हमने यहाँ पर मिलाया है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, रेसमिक मिक्सचर बोल रहे हैं, ओके। तो आगे हमारा एक मीजो कंपाउंड आएगा, तो मीजो कंपाउंड क्या होता है वो हम देखते हैं। मीजो कंपाउंड होगा, फिर हमारे पास और आता है एनेंटियोमर्स क्या होता है, डायस्टोमर्स क्या होता है, फिर हम अभी देखेंगे उसमें, ओके। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या होता है, एक टार्टरिक एसिड्स लेते हैं हम लोग, टार्टरिक एसिड से हम डिफाइन कर देंगे सारे चीज़ों को, जो अभी जस्ट हमने लिया था टार्टरिक एसिड्स को, तो टार्टरिक एसिड से हम दोनों चीज़ सब सारी चीज़ को डिफाइन करते हैं। क्या क्या डिफाइन करेंगे, आपको मीजो कंपाउंड डिफाइन करेंगे, डायस्टोमर डिफाइन करेंगे, उसके बाद फिर एनांटियोमर्स डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टार्टरिक एसिड्स को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, उसके बाद हम सारी चीज़ों को एक एक करके डिफाइन कर देते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। रेसमिक मिक्सचर, देखिए रेसमिक मिक्सचर्स और मीजो कंपाउंड में ज़्यादातर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि मीजो कंपाउंड में डी एंड एल, मीजो कंपाउंड में भी डी एंड एल आएगा आगे चल करके, तो आप उसको रेसमिक मिक्सचर आप नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोलेंगे तो आपको वहाँ बताऊंगा मैं, लेकिन फिलहाल आप रेसमिक मिक्सचर तक रखिए दिमाग में कि रेसमिक मिक्सचर क्या होगा, एक्सटर्नली क्या होगा, एक्सटर्नली आप उसको ऐड करेंगे, एक डी कंपाउंड होगा और एक एल कंपाउंड होगा, दोनों को जब मिक्स करेंगे एक साथ तो वो हमारा रेसमिक मिक्सचर होगा, ओके। चलिए देखिए अभी भी हमने क्या लिया था, टार्टरिक एसिड लिया था। तो टार्टरिक एसिड हमारा क्या होता है आपको पता चल चुका होगा। देखिए टार्टरिक एसिड क्या होगा हमारा, ये हमारा OH है और ये हमारा OH है। बाकी हमने क्या था यहाँ पर CH3, सॉरी इट्स नॉट CH3, COOH, OH, H, H एंड दिस वन इज ऑल्सो OH। तो हमें यहाँ पर क्या है, कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। तो अभी अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया था, क्या आपको दिखाया था कि ये हमारा कंपाउंड क्या था, डी कंपाउंड था। देख सकते हैं आप यहाँ पर H से कहाँ जाएगा, OH की ओर जाएगा, और S से कहाँ जाएगा, OH की ओर जाएगा, ओके। तो ये कंपाउंड हमारा डी कंपाउंड है, ओके फाइन। नाउ अब क्या करेंगे, इसका हम मिरर इमेज लेते हैं। मिरर इमेज ले तो क्या दिखेगा आपको, इमेज आपको इस तरफ दिखेगा, मिरर इमेज इस तरफ दिखेगा। क्या होगा, जो इसका ठीक उल्टा दिखेगा आपको, ओके ठीक उल्टा, जिधर जो आपके, जैसे आप जब सामने जाते हैं, जब किसी मिरर, प्लेन मिरर के सामने जाते हैं तो आप क्या देखते हैं, जो लेफ्ट होता है आपको राइट बन जाता है और राइट को लेफ्ट बन जाता है। तो उसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, ये राइट वाला क्या बन जाएगा, लेफ्ट बन जाएगा अब, और ये क्या होगा, लेफ्ट है तो वो क्या जाएगा, राइट पर चला जाएगा। तो यहाँ H है और ये OH है। दूसरा हमारा OH है यहाँ पर COOH, ये हमारा COOH, ओके। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा ये इस तरह हो गया। अब हमने क्या किया, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब हमने ये, पहले इसको जान लीजिए, पहले क्या, इसको हम A बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, B बोलते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, हम इसको क्या बोलते हैं, A एंड B जो होगा हमारा एनेंशियोमर होगा। एनेंशियोमर का मतलब क्या हुआ कि वो मिरर इमेज होगा, मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा।
नॉन सुपर इम्पोजेबल का क्या मतलब हो गया? देखिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब हुआ कि यदि आप ऐसे ध्यान से देखिएगा, यदि हमारा फिंगर है तो नॉन सुपर इम्पोज मतलब क्या? पहले सुपर इम्पोज का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। सुपर इम्पोज का मतलब मान लीजिए कि ये आपको पांचों फिंगर दिख रहा है आपको एक साथ, तो पांचों फिंगर को सुपर इम्पोज करने का मतलब क्या? एक दूसरे को ढक लेना। अगर दूसरा हमने क्या किया, दूसरे को अगर आमने सामने ला दिया जाए तो ये क्या दिख रहा है आपको मेरे हिसाब से देखिए, आपको ये पीछे वाला जो फिंगर है, हमें पीछे वाला फिंगर आपको नहीं दिख रहा होगा सामने से। आपको दिख रहा है? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ये वाला जो आपका ये वाला पोर्शन इस सामने, ये इसको पीछे वाले को एक दूसरे को ढका हुआ होगा, तो इसको क्या बोलते हैं? सुपर इम्पोज बोलते हैं। ओके, सुपर इम्पोज इसको बोलते हैं। और यदि इसी चीज को हम क्या कर दें, इसी चीज को अगर हम ऐसे कर दें तो क्या आपका सुपर इम्पोज हो रहा है? देखिए तो सुपर इम्पोज हो रहा है? नहीं हो रहा है। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो हमारा अंगूठा है, इस जो लास्ट फिंगर है, जो 5 फिंगर है, ये इसके बराबर नहीं हो सकता, और ये भी उसी तरह से इसके बराबर नहीं हो सकता। ये तो चूंकि ये तीनों फिंगर बराबर होते हैं तो इसलिए तीनों बराबर हो भी जाए, लेकिन ये वाला फिंगर जो है और ये वाला फिंगर हमारा बराबर नहीं होगा, इसीलिए क्या होगा हमारा? वो हमारा नॉन सुपर इम्पोज हो रहा है। जरा देखिए क्या हम समझाना चाह रहे हैं, कंपाउंड के थ्रू देखिए। कंपाउंड के थ्रू देख सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको उठा के आप इसके ऊपर रख दीजिए, अगर इसको उठा के आप इसके ऊपर रख दिया जाए तो क्या इसके बराबर, अगर इसको उठा के, मैं ये पलटने नहीं बोल रहा हूं, मैं इसको सीधा उठा के इसके ऊपर रख दीजिए, तो कहने का मतलब ये है कि OH, देखिए लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड से आपको कंपेयर करना होगा, तो बताइए OH के बराबर H है? नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि OH अलग है, H अलग है, तो ये भी अलग हो गया। अब OH अलग है, H अलग है, ये भी अलग हो गया। H अलग है, OH अलग है, OH अलग है, H अलग है, तो कहने का मतलब इसको उठा के अगर इस पर रखा जाए तो ये एक दूसरे को ढकेगा नहीं। जब एक दूसरे को ढकेगा नहीं, इसका मतलब क्या होगा? वो नॉन सुपर इम्पोज हो गया। जैसे कि यहाँ आपको मैंने बताया था, इस फॉर्मेट में बताया था हमने। तो देखिए ये जो है, ये वाला जो आपका मोटा उंगली है और ये पतला वाला उंगली, ये कभी एक दूसरे को बराबर नहीं कर सकता। इसी तरह से यहाँ पर एक दूसरे को बराबर नहीं कर सकता, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं? नॉन सुपर इम्पोज। तो जो नॉन सुपर इम्पोजेबल कंपाउंड होगा उसको क्या बोलेंगे हम? एनांसियोमर बोलेंगे। मतलब ए बी हमारा क्या हो जाएगा? ए और बी क्या हो जाएगा हमारा? एनांसियोमर, एनांसियोमर। ओके, अब मान लीजिए कि हमने क्या किया, ऊपर वाले को रोटेट कर दिया इंटरनली, ठीक है। मान लीजिए हमने क्या कर दिया, इंटरनली इसको हम रोटेट कर दिए, और जब रोटेट कर रहे हैं तो क्या हो गया? देखिए ये रोटेट कीजिएगा तो यहां आ जाएगा हमारा क्या, इसको ऐसे इसको आपने रोटेट कर दिया ऐसे, मतलब यहां पर OH आ गया और यहां पर H आ गया और ये हमारा OH आ गया। और ये हमारा OH, OH। नीचे वाले को हमने रोटेट नहीं किया, सिर्फ ऊपर वाले को रोटेशन किया है, ये हमारा ये हो गया। अब हमको बता सकते हैं आप, अब देखिए ये हमारा डी कंपाउंड था, तो ऑब्वियसली ये हमारा एल कंपाउंड होगा। देख सकते हैं ये इधर को जाएगा और ये हमारे इधर, मतलब ये हमारा क्या हो रहा है? एल कंपाउंड, डी कंपाउंड। अब ये हमारा क्या हुआ? देखिए सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये हमारा कंपाउंड क्या हो गया? ये अपने को मिल गया इधर से डी कंपाउंड मिल गया, ग्रेट। अब इधर को इधर चला गया, ये बन गया एल। आपको क्या दिख रहा है कि एक ही कंपाउंड में आपको क्या दिख रहा है? डी एंड एल कंपाउंड दिख रहा है। समझ आई बात? तो एक ही कंपाउंड में क्या दिख रहा है? डी एंड एल दिख रहा है। और दूसरी बात क्या कि देखिए यहां पर क्या है? आपको कायरल कार्बन है, यहां पर भी कायरल कार्बन है, यहां पर भी कायरल कार्बन है। देखिए यहां पर भी आपका कायरल कार्बन होगा। तो मैं एक चीज बताना चाह रहा था आपको कि यदि कायरल कार्बन प्रेजेंट हो तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव हो ही जाएगा। ओके, तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर कायरल कार्बन हमें मिल जाए तो वो हमारा ऑप्टिकल एक्टिव होगा, कोई जरूरी नहीं है। तो ये क्यों नहीं जरूरी है मैं आपको अभी प्रूव कर देता हूं कि क्यों जरूरी नहीं है। देखिए यहां पर क्या दिख रहा है आपको? एक आपको इस तरफ दिख रहा है जाता हुआ, मतलब ये आधा कंपाउंड डी बन रहा है और दूसरा कंपाउंड क्या बन रहा है? एल बन रहा है। ओके, मतलब एक एल बन रहा है तो एक डी बन रहा है, मतलब आधा कंपाउंड एल बन रहा है, दूसरा कंपाउंड क्या बन रहा है? डी बन रहा है। तो एक बात बताइए, ये जो लाइन था स्ट्रेट लाइन हमारा, मतलब लाइट पीपीएल लाइट की बात कर रहा हूं, ये क्या करेगा? इस लाइट को जो सॉल्यूशन आप अगर जिस लाइट जो ये आपका लाइट है पीपीएल लाइट, वो सॉल्यूशन से गुजरने के बाद क्या करेगा? वो एक तरफ इधर जाने की कोशिश करेगा, मतलब राइट की ओर जाने की कोशिश करेगा, और दूसरी बार
लेफ्ट की ओर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये गुजरेगा तो एक ही टाइम में ना, तो गुजरेगा तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम में गुजरेगा, तो दोनों ही चीजें आपको, दोनों कंपाउंड एक साथ मिलेगा, मतलब डी एंड एल एक साथ मिलेगा। तो डी एंड एल जब एक ही साथ मिलेगा तो ये किधर लाइट जाएगा, ये लाइट क्या इधर जा पाएगा, क्या इधर जा पाएगा, क्योंकि उसको तो दोनों तरफ रोटेट होना पड़ेगा और एक टाइम में किसी एक ही तरफ रोटेशन कर सकता है। तो अगर ये राइट की ओर जाएगा तो फिर दूसरा बोलेगा नहीं लेफ्ट की ओर चलो, तो इसका मतलब क्या होगा कि ना लेफ्ट जाएगा ना राइट जाएगा, वो कैसा फॉर्म में रहेगा, ये स्ट्रेट लाइन में रह जाएगा। जब स्ट्रेट लाइन वाला आपको पता होगा कि स्ट्रेट लाइन वालों को क्या बोलते हैं हम, ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं। और ऐसा क्यों हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पर, डी एंड एल दोनों ही एक ही कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, क्योंकि दोनों एक इधर का रह जाने के लिए एक इधर का रहा है, एक इधर का रहा है, तो दोनों एक ही लाइन एक ही टाइम पर तो संभव नहीं, या तो इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा, लेकिन एक ही टाइम में दोनों मिल रहा है, एल भी मिल रहा है और हमारा डी भी मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, हमें दोनों के ऐसे स्ट्रेट लाइन में हो गया। और स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यहाँ पर आपको ऑप्टिकली यहाँ पर कायरल कार्बन तो है, लेकिन फिर भी आपको क्या मिल रहा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसका कारण क्या हुआ कि डी एंड एल दोनों एक साथ प्रेजेंट हो गया इसी वजह से। और दूसरा आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब अगर इसको प्लेन से काटा जाए, एक प्लेन से काटा जाए, तो आप देखिएगा ऊपर वाला नीचे वाला सेम, ऊपर वाला नीचे वाला सेम, मतलब इस प्लेन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये सिमेट्री हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री की भी हम बात करेंगे आगे, फिलहाल आपको देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब हम बात करते हैं इसका, मान लीजिए सी है ये, इसको हम बोलते हैं सी। तो अब ए बी में रिलेशन तो आपको मैंने बता दिया, ए सी और बी सी में क्या रिलेशन है। देखिए तो ए सी और बी सी में क्या रिलेशन है बता सकते हैं, जरा देखिए तो बताइए। तो ऊपर वाले को जरा देख के चलिए, ऊपर वाले को देखिए, ये दोनों तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ये दोनों तो जैसा था वैसा ही है। अब एक बात बताइए, नॉन सुपर इम्पोजेबल है या नहीं। अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा एनेंशियोमर हो जाएगा। लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल के लिए क्या होना चाहिए, एक दूसरे के बराबर नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं वो है कि नहीं। ये OH के बराबर, देखिए राइट की ओर ये मिल रहा है, तो सबसे पहले तो ये मिल रहा है, तो ये तो हमारा मतलब सुपर इम्पोज की तरफ जा रहा है ये, मतलब OH H, मतलब ये क्या हो गया हमारा, ये तो हमारा सुपर इम्पोज हो गया। तो सुपर इम्पोज तो नॉन, इसका मतलब हमारा एनेंशियोमर तो नहीं है, ये कंफर्म हो गया कि एनेंशियोमर नहीं है। चलिए चेक करते हैं दूसरा, ये देखिए HOH और OH, यहाँ देखिए आधा कंपाउंड सुपर इम्पोज हो रहा है, आधा कंपाउंड हो रहा है नॉन सुपर इम्पोज, तो ये तो होना ही नहीं चाहिए। या तो पूरा कंपाउंड क्या होना चाहिए, या तो पूरा कंपाउंड आपका सुपर इम्पोज होना चाहिए, या फिर पूरा कंपाउंड क्या होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोज होना चाहिए। यहाँ आपको क्या दिख रहा है, आधा कंपाउंड आपका सुपर इम्पोज हो रहा है और आधा कंपाउंड क्या हो रहा है, नॉन सुपर इम्पोज हो रहा है। तो जब कभी ऐसा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायस्ट्रियोमर बोलेंगे। तो ये हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये हमारा इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम, डायस्ट्रियोमर। सेम रिलेशन बी के साथ भी वैसा ही होगा, आप चेक कर सकते हैं। तो ए और सी और बी और सी जो हमारा रिलेशन होगा, हमारा डायस्ट्रियोमर होगा। आप चेक भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो इसको हम रिलेशन को क्या बोलेंगे, हम डायस्ट्रियोमर। और पर्टिकुलर इस कंपाउंड को क्या बोल देंगे हम, पर्टिकुलर इस कंपाउंड को बोल देंगे हम मीजो कंपाउंड। ओके, इसको हम बोल देंगे मीजो कंपाउंड, राइट। इसको मीजो कंपाउंड क्यों बोला, क्योंकि डी एंड एल आपको एक ही साथ आपको मिल रहा है, फाइन। तो इस तरह से हमने सारी चीज आपको समझा दिया, एनेंशियोमर भी समझा दिया, डायस्ट्रियोमर भी समझा दिया, मीजो कंपाउंड भी समझा दिया। देखिए यहां पर भी डी एंड एल मिल रहा है, तो क्या हम इसको रेसिमिक मिक्सचर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें इंटरनली इसको क्या किया गया है, स्वैपिंग किया गया है, इसको इंटरनली रोटेट किया गया है, खुद के कंपाउंड से ही रोटेट हुआ है ये। तो ये वहां पर था, रेसिमिक मिक्सचर को अलग अलग दोनों को मिलाया गया था, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों एक ही साथ को यहाँ पर रोटेट किया, मतलब एक ही इंटरनली कंपाउंड को रोटेट किया गया, जिसकी वजह से डी एंड एल आपको फाइंड आउट हुआ है। ओके, तो चलिए दूसरा देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया करते हैं नीट वगैरह में। देखिए वो क्या है,
देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं। इन केस ऑफ ग्लूकोज टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स आर 16 एंड इन केस ऑफ फ्रुक्टोज टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स आर 8। तो ये देखिए कैसे हो रहा है, पहले ये देख लेते हैं। देखिए यहां पर क्या है स्टेटमेंट, स्टार मार्क स्टेटमेंट है हमारा, इन ग्लूकोज की बात कर रहा है। ग्लूकोज में हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज में टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, इसको ये हमारे हो जाएंगे 16। ओके, और इसका फ्रुक्टोज का कितना हो जाएगा, फ्रुक्टोज का हमारा हो जाएगा 8। ओके, देखिए एक चीज पहले बता दूं कि स्ट्रक्चर अगर हमें पता चल जाए तो आप आसानी से उसका निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरह से देखते हैं। देखिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, CHO राइट लेफ्ट राइट राइट, और ये होगा हमारा CH2OH। ओके, H हो जाएगा, H हो जाएगा। ये हमारा क्या है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया। अब एक चीज देखिए तो जरा सा यहाँ पर टोटल ज्योमेट्रिक टोटल कायरल कार्बन कितना है, देखिए तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर कितना कायरल कार्बन है, एक। देखिए ये ऊपर 1 2 3 4, ये चारों का क्या है, आपका अलग है ग्रुप है, ये मतलब ये कायरल कार्बन है। इस कार्बन को चेक कीजिए, ये अलग है, ये अलग है, ये पूरा अलग है, ये भी अलग है, मतलब ये भी हमारा है। अब नीचे देखिए ये भी हमारा है, ये अलग अलग, ये अलग, पूरा ये अलग। उसके बाद ये भी देखिए ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ऊपर तो पूरा डिफरेंट है, साथ में ये भी डिफरेंट है। तो टोटल आपको देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना है 16। तो आपको टोटल n बराबर यहाँ पर कितना मिल रहा है, टोटल आपको मिल रहा है 4। तो 2 के पावर क्या होगा, n बराबर 2n हो जाता है हमारा। तो 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 16। देखिए 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16। तो टोटल आपको n बराबर आपको पता होना चाहिए, n बराबर क्या है आपका, n बराबर हमारा हो जाता है नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन्स, या फिर कायरल कार्बन बोलते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आसानी से, ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल ऑप्टिकल आइसोमरिज्म 16। आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है आपको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल ये एसिमेट्रिक कार्बन कितना है। और जैसे ही आपको पता चलेगा तो ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप उसको फटाक से रख दीजिए, उसको निकाल दीजिए। ओके, दूसरा हमारा है फ्रुक्टोज में। तो फ्रुक्टोज में हमारा क्या होता है, फ्रुक्टोज में हमारा एसिमेट्रिक कार्बन 3 होता है। इन केस ऑफ फ्रुक्टोज में क्या होगा, फ्रुक्टोज में कायरल कार्बन कितना होता है, 3 होता है। इसीलिए टोटल क्या हो जाएगा, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएगा 2 के पावर 3, दिस इज 8, 2 दूना 4, दूना 8। ओके, तो आप देख सकते हैं इजी वे में यहाँ से। तो आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है नीट वगैरह में कि बताइए कि ग्लूकोज या फ्रुक्टोज से क्वेश्चन डायरेक्ट होता है, पूछता है कि टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना होगा ग्लूकोज में या फिर फ्रुक्टोज में। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, उसका ध्यान में रखना है आपको ये वाला पार्ट क्या ध्यान में रखना है कि टोटल एसिमेट्रिक कार्बन कितना होता है। तो एटलीस्ट फॉर्मूला तो आपको पता होना ही चाहिए। जब फॉर्मूला आपको पता होगा तो उसका स्ट्रक्चर्स दिमाग में रखिएगा, स्ट्रक्चर से दिमाग में रख के जब दिमाग में ही रखना है तो सिंपली आप इसका रट लीजिए। और क्या कि टोटल कितना आ रहा है, टोटल कितना है 16। पर हाँ, आपको एक्चुअली एक साइंस के स्टूडेंट है तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा आपको चीज़ों को अच्छे से एनालिसिस कीजिए, चीज़ों को अच्छे से आपको नॉलेज होना चाहिए। कोई पूछ देगा 16 कैसे होता है तो फिर आप आंसर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने आपको बताया, पहले तो मैंने आपको बताया 16 है। अब मैं ये भी बोल सकता था चलो रट लो उसको, आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा, बट ये 16 आया कैसे उसके पीछे भी आपको मैंने लॉजिक बताया। सो प्लीज़ कीप इट दिस इन माइंड
हमेशा इस चीज़ को माइंड में रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंसर्न टू नीट एग्जाम्स, मेडिकल स्टूडेंट जितने भी है, क्वेश्चंस आसान, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ देते हैं यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। एक आध बार क्वेश्चन आया भी है यहाँ पे ग्लूकोज का, ग्लूकोज में कितने एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं या फिर कायरल कार्बन कितना है, या फिर कभी एक तो क्वेश्चन आया हुआ है कि ग्लूकोज में हमारा एसिमेट्रिक कार्बन कितना है। तो सबसे पहली बात तो आपको इसका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ही नहीं पता है तो आप क्या करोगे, तो स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, ये हमारा स्ट्रक्चर है, तो इस बात का आपको ध्यान में रखेगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब अगला जो टॉपिक है हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। ओके, अभी प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारा क्या होता है वो देखिए। तो कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना है, निकाल के हमें बताइए क्वेश्चंस में। तो दो चीजें हमें यहाँ पर देखिए, जब कभी भी एसिमेट्रिक कार्बन होने के बावजूद भी एसिमेट्रिक कार्बन है, लेकिन फिर भी क्या है वो हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो उसका कारण क्या होगा, उसका कारण एक ही कारण हो सकता है, उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, दोनों का जो प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री ऊपर वाला जो कंपाउंड होगा वही नीचे वाला भी आपको मिरर इमेज दिखेगा उसका, और जिसकी वजह से एक ऊपर डी आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। और जो हमारा पीपीएल है, दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, वो क्या करेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन में वो स्टैंड कर जाएगा। जब स्ट्रेट लाइन में स्टैंड कर जाएगा तो वो क्या बताता है आपको, ऑप्टिकली इनएक्टिव बताता है, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव की बात हो गई। तो अब आपको पीओएस की बात करते हैं, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, प्लेन ऑफ सिमेट्री कब आता है वो देखते हैं, या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता क्या, पहले ये देख लेते हैं। तो चलिए दो बातें हैं यहाँ पर, दो बातें करेंगे हम। प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरा हम बात करेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ओके, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे हम। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ प्लेन सिमेट्री इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड, डायरेक्टली आपसे पूछ देगा क्वेश्चन। तो आप प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। पहले मान लीजिए आपके पास क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। ओके, साइक्लोहेक्सेन है, आपके पास एक साइक्लोहेक्सेन है, और साइक्लोहेक्सेन में आपको पूछ रहा है कि आप हमें बताइए कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब होता है, पहले ये आपको पता होना चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब हुआ एक प्लेन है, और उस प्लेन के अगर उसको प्लेन है, प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे क्या होना चाहिए, दोनों ही चीजें क्या होना चाहिए, सेम है। जो ऊपर है वही नीचे भी होना चाहिए, क्योंकि आप क्या बोल रहे हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन के अकॉर्डिंग, प्लेन से क्या होना चाहिए, उस प्लेन का सिमेट्री होना चाहिए, जो ऊपर है वही नीचे भी होना चाहिए। ओके, तो एक बात बताइए कि ये जो साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, सारे के सारे कार्बन क्या है, सारे के सारे कार्बन हमारा sp3 कार्बन होता है। ओके, तो सारे कार्बन क्या है, sp3 कार्बन है, तो sp3 कार्बन इसका मतलब क्या हुआ, 3 डायमेंशनल फिगर होगा, मतलब टेट्राहेड्रल होगा स्ट्रक्चर, हर एक कार्बन क्या होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। तो अगर मैं इसको कैसे समझाऊं, क्योंकि यहाँ तो कैमरे के सामने हूं मैं, अगर मैं आप सामने हो तो मैं समझा पाता इसको। चलिए कोई ट्राई मैं करता हूं। यहां पर क्या होगा, sp, एक हाइड्रोजन मान लीजिए नीचे है और एक हाइड्रोजन मान लीजिए ऊपर है, ऐसे मान लेते हैं, ऊपर नीचे मान लेते हैं, इस इजी वे में आप समझ पाएंगे। ओके, कुछ इस तरह से हमारे पास फिगर है, ठीक है। तो अगर मैं जरा सोच के देखिए, इसको उठा के हमने इसको ऐसे उठाया, आपके इसे बोर्ड से मैंने उठाया और ऐसे आपके सामने ले आया। ओके, ये समझ लीजिए इसको उठा के मैंने ऐसे सामने लाया, ये मान लीजिए हमारा जमीन है, ठीक है। जमीन पे क्या कर दिया मैंने, आधा कार्बन नीचे गाड़ दिया, आधा कार्बन नीचे गाड़ दिया, और एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन नीचे कर दिया। तो आपको देख रहे हैं कि क्या हो रहा है,
एक जमीन हमारा एक प्लेन बन गया, जमीन जो है हमारा एक प्लेन बन गया और एक हाइड्रोजन ऊपर है और दूसरा हाइड्रोजन क्या है हमारा नीचे है। तो एक हाइड्रोजन ऊपर है, दूसरा हाइड्रोजन नीचे है। अगर मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा सरफेस है जिसको अर्थ की बात कर रहे हैं, ये हमारा अर्थ है, सपोज ये जो हमारा फिंगर है अर्थ है, तो एक हाइड्रोजन ऊपर दूसरा हाइड्रोजन नीचे और आधा कार्बन नीचे चला गया, ठीक है, आधा नीचे चला गया। चलिए एक तो ये हो गया, एक तो ये प्लेन हो गया मेरा, और दूसरा प्लेन देखिए मैं इधर समझा देता हूँ, बाकी जो प्लेन है मैं वो समझा देता हूँ। इधर आप आसानी से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी प्लेन को आप इजीली समझ सकते हैं यहाँ पर। देखिए बाकी प्लेन बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए अगर आप इसको ऐसे कट करते हैं, सपोज अगर आप इसको कट करते हैं, देखिए ये हमारा कटिंग प्लेन है। अगर ये कटिंग प्लेन है तो ये वाला पोर्शन बराबर होगा आपस में, ये वाला पोर्शन आपस में बराबर होगा। ओके, तो ये हमारा एक प्लेन मिल गया। दूसरा प्लेन क्या होगा, अगर ऐसे कट करें तो ऐसे भी कट किया जा सकता है इसको, मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा। अब ये देखिए एक प्लेन उधर, दूसरा प्लेन इधर, मतलब जो मिरर इमेज, इसका इमेज जो भी इमेज इधर है वही सेम इमेज इधर है, मतलब इसके बराबर ये है ये है और इसके बराबर ये है, हो गया बराबर। उसका क्या हो सकता है, दूसरा हमारा ये हो सकता है। ओके, देखिए क्या हो गया, एक अगर ये प्लेन ऐसे काटा आपने, ऐसे काटा है, इसका मतलब ये ऊपर का जो दिख रहा होगा वही आपको नीचे दिख रहा है। देखिए इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है। ओके, क्या भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए अगर मैं इसको आधा आधा कट कर दूं तो कर दिया, तो देखिए एक कार्बन इधर, जो कार्बन इधर दिख रहा है सेम कार्बन उधर नजर आ रहा है, जो कार्बन इधर है वही सेम कार्बन इधर नजर आ रहा है, यही चीज है इधर भी आ रहा है। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो ऑब्वियसली आप ये भी कर सकते हैं। ओके, अब जब ये कट गया तो आपका ये भी कट सकता है। तो हमें बताइए जरा कितना प्लेन आपको मिला, मतलब कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है। देखिए सबसे स्टार्टिंग कीजिए, पहला एक काम करते हैं, थोड़ा नोट कुछ इस तरह से लिख देते हैं। अगर आप इसको पहला बोल रहे हैं तो इसके ठीक सामने आप 1 डैश कर दीजिए, ठीक है, पहला हो गया। और इसके बाद आप दूसरा बनाए थे इसको, ओके, तो ऐसे नहीं, थोड़ा सा, हाँ ठीक है, ये 2 हो गया, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, 2 डैश हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको बनाया था, तो ये क्या हमारा 3 हो गया, सॉरी ये 3 हो गया, तो इधर हमने क्या करना, 3 डैश हो गया। आपको समझने में आसानी होगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने ऐसे किया था तो ये हमारा हो गया 4, तो ये हमारा हो जाएगा 4 डैश। और उसके बाद फिर हमने ये कट किया था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए 5 इसको मान लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 डैश हो जाएगा। उसके बाद एक और प्लेन बचा होगा, यस दिस वन, तो ये हमारा 5 की जगह अब ये 6 हो जाएगा और ये हमारा 6 डैश। तो कोई एक ही नंबर काउंट कर लीजिए, डैश वाला को छोड़ दीजिए, कोई एक नंबर काउंट कीजिएगा, डैश वाला को छोड़ दीजिए, इसलिए क्योंकि वही तो बराबर इधर आया होगा। तो चलिए काउंट करते हैं, 1 1 2 3 4 5 6। तो आपको कितने मिल गया, आपको पीओएस यहाँ पर आपको 6 पीओएस मिल गया, इधर प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको मिल गया 6। और एक जो आपको मिल रहा है, आपको जो मैंने बताया था एक अर्थ वाला, अगर मान लीजिए अर्थ हमारा प्लेन है तो उसको अगर ऐसे कट कर दीजिएगा, अगर उसकी ज्योमेट्री प्लेन ऑफ ज्योमेट्री से कट कीजिए, जिसको हम ज्योमेट्रिकल प्लेन बोल रहे हैं, इस ज्योमेट्री का भी तो एक अपना प्लेन होगा, तो उस प्लेन जो कि हमें अर्थ पर उसको हमने रखा था उसको, तो अगर मान लीजिए आपको ऐसे काट रहे हैं, एक ऐसे काट दीजिए पूरा, ऐसे काटिएगा तो एक हाइड्रोजन बाहर एक हाइड्रोजन अंदर की ओर होगा। तो ऐसे काटिएगा तो क्या होगा, आधा कार्बन बाहर आधा हाइड्रोजन बाहर, मतलब आधा कार्बन और एक हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा और आधा कार्बन और आधा हाइड्रोजन अंदर की ओर बोर्ड के अंदर आ जाएगा। तो ये हमारा एक ज्योमेट्रिकल प्लेन हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 7 पीओएस। तो 7 पीओएस में कितना, 7 हमारा पीओएस कितना हो जाएगा पीओएस कितना हो जाएगा, 7 यहाँ पर हो गया। ओके, तो यहाँ पर एक हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एक जो है इसमें जो 7वां है, 7वां क्या हमारा एक ज्योमेट्रिकल प्लेन है इसमें। ओके, ज्योमेट्रिकल प्लेन मतलब इसका कटिंग वाला। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कोई दूसरा एक और क्वेश्चन बना के देखिए कि आपको ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई। आसानी से बना सकते हैं इसको। मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, ऐसा है, आपसे पूछा है कि इसका पीओएस बताइए, इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगा। तो इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाने के लिए क्या करेंगे आप, बहुत आसान है, आपको सबसे पहले इसको कटिंग कर दीजिए फटाफट। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 4 हो गया। अब तो कोई बचा नहीं, अब इसका खुद का प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब इसका ज्योमेट्रिकल प्लेन का जो एक्सिस होगा वो होगा, इसको कट कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मतलब पीओएस इसका कितना हो जाएगा, 5 हो गया। ओके, तो बाकी 1-2 क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, आप उसको बना लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं
वो क्वेश्चन क्या है? आप निकाल लीजिएगा, मैं यह क्वेश्चन दे देता हूं। मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा एक क्वेश्चन पहला है, नंबर 2 है आपके पास में। सपोज हमने ऐसा दे दिया, दूसरा, तीसरा हो जाएगा हमारा, और क्या दे सकते हैं? मान लीजिए हमने क्वेश्चन ऐसा दे दिया आपको, तो ये सब आपको मैंने दे दिया। आप क्या करेंगे, इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री आप निकालेंगे। ओके, प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना आता है आप निकाल के देखिएगा, इसको आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात कर लेते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है? तो अभी जो हमने देखा था वो क्या था, हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री था, मतलब प्लेन के अकॉर्डिंग क्या था, ये सिमेट्री था। अभी क्या होगा, सेंटर के अकॉर्डिंग सिमेट्री आएगा ये। अभी किसी प्लेन के अकॉर्डिंग सिमेट्री आ रहा था, अभी जो हम बताने जा रहे हैं वो क्या होगा, किसी सेंटर, ऑब्वियसली सेंटर तो एक ही होगा। तो अभी क्या होगा, सेंटर से वो क्या होगा, सिमेट्री होगा। मतलब सेंटर से इधर अगर देखें तो वही चीजें आपको इधर भी नजर आएगा, अगर इधर देखें तो आपको वही चीजें इधर भी नजर आएगा। ओके, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है, अब पहले लिख देता हूं यहां पर मैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या होगा, सेंटर से सिमेट्री होगा। मान लीजिए कि आपके पास कुछ इस तरह से है, चलिए क्वेश्चन ही लेके समझा देता हूं मैं आपको। सपोज आपके पास है NH, ये हमारा है इस तरह से कुछ, यहाँ पे हो गया Cl, यहाँ पे हो गया हमारा H, ये हो गया हमारा, ये C है, H हो गया इधर में, और इधर में हमारा Cl हो गया। ओके, यहाँ पर क्या हो गया, हमारा Cl हो गया। चलिए अब देखिए तो जरा सा, ये सेंटर है, ये सेंटर से हमें सिमेट्री कैसे है ये देखना है। अब जरा गौर से देखें तो अगर आप इधर देखिए, सामने की अगर देखते हैं तो क्या दिखता है आपको, सी दिखता है। जरा पीछे चलिए, पीछे चल के देखिए तो पीछे आपका बिहाइंड में भी क्या दिख रहा है आपको, सी दिख रहा है। करेक्ट है, राइट। अब जरा ठीक है, अब आप सामने इधर की ओर चलिए, अब इधर की ओर देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है आपको, C डबल बॉन्ड O दिख रहा है। जरा पीछे मुड़कर देखिए तो आपको ये क्या दिख रहा है, C डबल बॉन्ड O दिख रहा है। ओके, मतलब सेंटर से क्या दिख रहा है, सेंटर से सामने की ओर जो दिख रहे हैं आपको, ठीक बिहाइंड में भी आपको वही चीजें नजर आ रही है। अब चलिए इधर देखिए, जरा सा, जरा इधर देखिए तो आपको क्या दिखा है, NH दिख रहा है। तो जरा पीछे चलकर देखिए क्या NH दिख रहा है आपको, करेक्ट, ये भी देखिए, ये भी आपको NH दिख रहा है। अब देखिए जरा यहां की बात कर लें, ये थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आसानी आपको देखने में लगे। यहां पर देखिए तो जरा सा सामने क्या दिख रहा है आपको, H दिख रहा है। इसके पीछे भी हमारा क्या होना चाहिए, H होना चाहिए। देखिए तो ये आपका H दिख रहा है, क्या है, ये हमारा H बाहर वाला है, ठीक है। अब सामने की इधर Cl है, देखिए इधर आपको Cl दिख रहा है, इधर भी क्या दिख रहा है आपको, Cl दिख रहा है। तो सेंटर के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है हमारा, ये सेंटर के अकॉर्डिंग आपको क्या है, सेंटर के अकॉर्डिंग हमारा ये सिमेट्री आ रहा है। इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा होने वाला है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ओके, तो इस तरह से हमने सारे कुछ कवर कर दिया आपको। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट खत्म होता है। और कुछ क्वेश्चन देखता हूँ मैं, अगर है तो आपको बता दूंगा अच्छे से। जैसे कि क्वेश्चन एक लेता हूं मैं, आप हमें बताइएगा वो क्वेश्चन आपका क्या है या नहीं, समझ में आया है कि नहीं समझ में आया है।
चलिए इसमें कहता है फाइंड आउट द प्रोडक्ट एंड द रिएक्शन व्हेन एक्स इज हीटेड। क्वेश्चन है आपका तो देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी कंपाउंड दे दिया, कोई भी कंपाउंड देने के बाद आपसे क्या पूछ रहा है इसमें, बताइए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना आ रहा है। चलिए क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड आउट प्रोडक्ट एंड रिएक्शन, फाइंड आउट द प्रोडक्ट एंड रिएक्शन व्हेन X is heated। क्या हो रहा है, ये कोई X है जिसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास यहां पर क्या है, C है ClH Br और ये हमारा हो जाएगा COOH और COOH CCl देन HBr। ये हमारा क्या है, X डैश है और ये बोल रहा है कि हीट कर रहा है इसको। तो हीट करने से क्या बनेगा आपको, देखिए जरा सा, हीट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहां से आपको मिलेगा यहां से एक CO2 इधर का गायब हो जाएगा। कैसे लिखूं इसको, ऐसे लिख देता हूं मैं, H यहां पर Br इधर CH BrH और दूसरा मिल जाएगा हमें B में ClH Br COOH HCl Br और H। ये हमारा B हो जाएगा, ये हमारा A हो जाएगा। तो A एंड B क्या हो जाएगा हमारा, ओके। देखिए एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि जब कभी भी CC डबल एक ही कार्बन पर क्या हो, दो COOH ग्रुप हो, मतलब दो COOH ग्रुप मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो, तो अगर आप हीट करते हैं वहां से तो आपको क्या निकलेगा, आपको CO2 निकलेगा। तो पहले बार में आपको एक CO2 यहाँ वाला निकला है, तो ये CO2 निकलेगा तो H बचेगा यहाँ पर, और दूसरे बार में आपको यहाँ वाला निकलेगा जो कि आपको यहाँ पर से इधर वाला निकला है, मतलब ये वाला बचा रहेगा, और यहाँ पर देखिए मिल रहा है। तो आपको क्या मिल गया, A एंड B मिल गया, ओके। A और B मिल गया, और A एंड B क्या हो जाएगा, A एंड B आपका डायस्टोमर हो जाएगा, A एंड B हो जाएगा डायस्टोमर्स, ओके। A एंड B आपका डायस्टोमर्स होगा। अब ये कैसे हुआ, अब खुद आप एनालिसिस कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक, ओके। तो इस तरह से हमने क्या किया, आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर खत्म होता है, ओके। उसके बाद हम देखेंगे सीन अटैकर्स एंड एंटी अटैकर्स क्या होता है। सीन अटैकर्स और एंटी अटैकर्स क्या है, ओके। तो देखिए सीन अटैकर्स और एंटी अटैकर्स क्या क्या है, देखते हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ सीन अटैकर्स एंड एंटी अटैकर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सीन अटैकर्स एंटी अटैकर्स के बाद हम पढ़ेंगे कॉन्फॉर्मर्स एंड कॉन्फॉर्मेशंस, ओके। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे फिशर प्रोजेक्शंस,
100 हॉर्स पड़ेगी, ये सारी चीज़ें। ये जो प्रोजेक्शंस वगैरह हम कैसे कैसे आगे थ्री डायमेंशनल प्रोजेक्शन वगैरह जो होगा वो हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे वो सब चीज़ें कैसे होता है, और उसके बाद फिर जाकर हमारा आइसोमेरिज्म का टॉपिक खत्म होता है। लेकिन फिलहाल जो पढ़ने जा रहे हैं हम सीन अटैकर और एंटी अटैकर्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉन्फॉर्मर्स एंड कॉन्फॉर्मेशंस। तो देखिए यहां पर क्या लिखे गए हैं, हमारा होगा यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ सीन और क्या है, सीन एंड एंटी अटैकर्स, सीन एंड एंटी अटैकर्स। ओके, तो देखिए सीन एंड एंटी अटैकर्स क्या है। तो अटैकर्स तो अटैक करेगा, ठीक है, अटैकर्स तो अटैक करेगा। अब अटैकर्स कैसा है, सीन है कि एंटी है। अब सीन अटैकर्स क्या होता है, एंटी अटैकर्स क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। सीन अटैकर्स क्या है, सीन अटैकर क्या है, देखिए जरा ध्यान से। इसको ये बोलता है इफ द अटैकर attacks, if the attacker attacks only at available position, is called scene attacker। ओके, दूसरा है हमारा क्या, एंटी अटैकर्स। ओके, तो पहले एंटी अटैकर्स, चलिए एंटी अटैकर्स जब स्टेटमेंट लिख रहा हूं दोनों एक साथ बता देता हूं। वो दूसरा हमारा एंटी अटैकर्स। एंटी अटैकर्स क्या होगा, एक करेगा इन केस ऑफ एंटी अटैकर one is attack at available position, other one is at non-available position। non-available position। ओके, एक हमारा क्या करेगा, अवेलेबल पोजीशन पर करेगा, दूसरा नॉन अवेलेबल पोजीशन पर अटैक करेगा। तो जरा सा देखते हैं कि अवेलेबल पोजीशन क्या है और नॉन अवेलेबल पोजीशन क्या है। अगर वो हमें पता चल जाए तो आसानी से हम डील कर लेंगे इसको। चलिए देखते हैं। तो पहले जो हम बात कर रहे हैं सीन और एंटी की बात करेंगे। पहले हम अवेलेबल नॉन अवेलेबल की बात कर लेते हैं।
फिर हम बात करेंगे सीन अटैकर कौन कौन है और एंटी अटैकर्स कौन कौन है। तो सबसे पहले अटैकर्स की ये सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, अवेलेबल नॉन अवेलेबल की बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास मान लीजिए ऐसा है, इस तरह से दिया हुआ है, ओके, तो ये हमारा क्या है, दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन इज नोन एज व्हाट, अवेलेबल पोजीशन, अवेलेबल पोजीशन, ओके, ये हमारा अवेलेबल पोजीशन है। दूसरा इसका फॉर्मेट, और ये हमारा सिस है, आप देख सकते हैं ये हमारा सिस है। अगर इसी का ट्रांस बनाया जाए तो ये भी पॉसिबल है। एक मान लीजिए इधर हाइड्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन इधर है, तो देखिए ये वाला पोजीशन क्या है हमारा, और ये वाला, ये तो मैं दिखा दे रहा हूं अवेलेबल पोजीशन डायरेक्ट इधर, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अवेलेबल पोजीशन। ये तो इधर दिखाई दिया अवेलेबल पोजीशन, और बाकी ये दोनों तो है ही अवेलेबल, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको। तो ये दोनों अवेलेबल पोजीशन इधर हो गया, और ये वाला भी हमारा अवेलेबल पोजीशन है। तो इन दोनों में से अगर कोई भी स्ट्रक्चर आपको आता हो, कोई भी स्ट्रक्चर आता हो और क्या हो, सीन अटैकर्स हो, सीन अटैकर्स मतलब क्या हो गया कि सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल पोजीशन पर वो अटैक करता हो, मतलब केवल यहां और यहां अटैक करता हो, या फिर यहां और यहां अटैक करता हो, तो वो क्या कहलाएगा, सीन अटैकर्स कहलाएगा, ओके। और दूसरा हमारा है, एक तो ये हो गया, दूसरा हम क्या बोल सकते हैं कि एंटी अटैकर्स की बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा है, ओके, कुछ इस तरह से है। तो पहला जो अटैक कर रहा है, मान लीजिए एक अवेलेबल पर करेगा, एक अवेलेबल पर अटैक करेगा, दूसरा नॉन अवेलेबल साइड पर अटैक करेगा। तो यहां पर क्या है, अवेलेबल पोजीशन हो गया हमारा, ये अवेलेबल पोजीशन हो गया, और दूसरा क्या होगा, नॉन अवेलेबल पोजीशन पर अटैक करना होगा, नॉन अवेलेबल। ये हमारा क्या हो जाएगा, एंटी अटैकर्स हो जाएगा। एंटी अटैकर्स हो जाएगा। और ये जो हमारा एग्जांपल है, ये क्या है हमारा, सीन अटैकर्स का एग्जांपल है, ओके। तो चलिए अब देखते हैं कौन कौन सा सीन अटैकर्स है और कौन कौन सा हमारा एंटी अटैकर्स है, ओके, चलिए देखते हैं। तो सीन अटैकर्स हमारा कौन कौन सा है, देखिएगा, इसको मिटा देता हूं। सीन अटैकर्स, सीन अटैकर्स कौन कौन है, इसमें आपका KMnO4 1% अल्कलाइन, 1% अल्कलाइन, और दूसरा हमारा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, इसको बोलते हैं हम ऑस्मियम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड्स। तो ये जो हमारा होगा, ये हमारा कैसा होगा, सीन अटैकर्स होगा। मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से दिया हुआ है, सपोज दैट और यहां पर क्या आपको दिया गया है, KMnO4 1% अल्कलाइन, ओके। तो ये क्या करता है, ये आपको करता है हाइड्रोक्सीडेशन करता है। ये क्या करता है आपको, इसका ये KMnO4 करता क्या है, हाइड्रोक्सीडेशन करता है, मतलब ये क्या करता है, हाइड्रोक्सीडेशन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, हाइड्रोक्सीडेशन करता है ये, मतलब OH ग्रुप का अटैक करेगा। ये मतलब ये जो आपको अटैकर होगा, ये एक्चुअली अटैकर क्या मिलेगा आपको, अटैकर आपको OH माइनस मिलेगा, ठीक है। तो जब आपका ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर OH आएगा और यहाँ पर OH आएगा, ओके। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ मैं,
CH3 CH3, यहां पर OH चला गया और यहां पर OH आ जाएगा, बाकी इधर दोनों हाइड्रोजन था, दोनों हाइड्रोजन है। तो आपको क्या दिख रहा होगा यहां से, जरा ध्यानपूर्वक देखिए, तो यहां से आपको दिख रहा होगा ये हमारा D है और ये हमारा L है, मतलब क्या हुआ, D एंड L प्रेजेंट हो गया। तो इसके रिएक्शन कराने के बाद क्या बन रहा है, आपको ये सिस था, सिस होने के बाद सिस को रिएक्शन कराया KMnO4 1% अल्कलाइन से, तो क्या मिल गया आपको एक इनएक्टिव कंपाउंड मिल गया। ऑप्टिकली कैसा हो गया, ये इनएक्टिव कंपाउंड हो गया। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो गया, क्योंकि इसमें D एंड L, ये हमारा D हो गया और ये हमारा L हो गया। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा होगा, इसको देखिए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है, H हो गया, OH हो गया और CH3 हो गया, इसलिए हमें क्या होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये कंपाउंड कैसा होगा, इनएक्टिव कंपाउंड होगा, ये इनएक्टिव। ओके, दूसरा हमको देखना होगा, दूसरा क्या है हमारा, ये तो सीन हो गया। आप दूसरा और भी कर सकते हैं, मान लीजिए सिस का, अगर इसी चीज को हमने क्या ले लिया, ये हमारे अब सिस वाला ले लिया था, अगर हम ट्रांस लेते हैं तो क्या होता है, देखते हैं। अगर मान लीजिए हमने ट्रांस ले लिया सपोज, तो क्या होगा, अब चूंकि ये सीन अटैकर है, तो सीन अटैकर क्या करेगा, सीन अटैकर यहां आएगा OH ग्रुप, और ये दोनों अवेलेबल साइड पर जाना चाहिए, तो एक लेवल ये है और दूसरा अवेलेबल आपका पोजीशन ये है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा CH3 आएगा, इधर H हो गया और इधर हमारा OH हो गया, और इधर को हमारा आ जाएगा OH, इधर को H एंड इधर हमारा CH3। अब बताइए कि हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, जरा गौर से देखिए, तो ये हमारा D बन गया, ओके, और ये हमारा अगेन D बन गया, मतलब ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, ये क्या हमारा हो गया, एक्टिव कंपाउंड है, ये एक्टिव कंपाउंड देख सकते हैं, यहाँ पर D आ गया, और इसका क्या करेंगे, अगर आप मिरर इमेज लीजिएगा तो आपका क्या मिल जाएगा, L भी मिल जाएगा। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप ट्रांस का यूज करोगे तो ट्रांस का यूज करने से आपको क्या मिलेगा, आपको ट्रांस का यूज करने से आपको क्या मिलने जा रहा है, आपको मिलेगा व्हाट, आपको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिल जाएगा। और अगर आप किसका यूज करते हैं, अगर सिस का यूज करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, इनएक्टिव कंपाउंड मिलेगा। ओके, तो डिपेंड आप पर करता है कि आप कौन सा यूज करना चाह रहे हैं। ओके, अब दूसरा हमारा एंटी अटैकर्स है, तो एंटी अटैकर्स कौन कौन है जरा देखते हैं। देखिए एंटी अटैकर्स कौन कौन है, एंटी अटैकर्स हमारा होगा पेरोक्साइड्स, जितने भी पेरोक्साइड्स हैं वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, एंटी अटैकर्स होते हैं। ओके, तो एंटी अटैकर्स में पहला क्या आएगा, मान लीजिए पहला हमने ए लिया, HCOOOH, इसका क्या नाम है, परफॉर्मिक एसिड। चूंकि देखिए फॉर्मिक एसिड होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक ओ नहीं होता तो क्या बोलते हैं आप, फॉर्मिक एसिड होते, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एक पेरोक्साइड एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड किया, तो एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड करने से क्या हो जाता है, उसमें पेरोक्साइड बन जाता है वो, ठीक है। तो अब क्या बन जाएगा, ये पर बन जाएगा, पर फॉर्मिक एसिड। ओके, दूसरा बी में ले लिया हमने H2SO5, H2SO4 होता है हमारा क्या, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो जाता है, तो अब क्या बन जाएगा, ये पर सल्फ्यूरिक एसिड, पर सल्फ्यूरिक एसिड, परफॉर्मिक एसिड बोल सकते, यहां एसिड छूट गया, पर सल्फ्यूरिक एसिड्स। उसके बाद हमारा और क्या हो सकता है, और हमारा हो जाएगा कौन, मेटाक्लोरो बेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरो बेंजोइक एसिड, या फिर एक होता है MCPBA, और देखिए पर बेंजोइक एसिड्स जिसको हम PBA बोल सकते हैं, चलिए स्ट्रक्चर पहले लिख देते हैं उसके बाद देखते हैं। इधर हम लिख देता हूं PBA मतलब पर बेंजोइक एसिड्स। तो पहले तो ये बेंजोइक एसिड आपको पता होना चाहिए, ये हमारा क्या होता है, बेंजोइक एसिड, ये हमारा अगर यहाँ पर H लगा दें तो बेंजोइक एसिड हो जाएगा, लेकिन क्या बोल रहा है वो पर बेंजोइक एसिड बोल रहा है, मतलब एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो ये हमारा पर बेंजोइक एसिड हो गया। और तीसरा हमारा जो होगा ये हमारा हो जाएगा
ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये पोजीशन को मेटा बोलते हैं, मेटा, सी फॉर क्लोरो, पी फॉर पर, अब बेंजोइक एसिड, पर बेंजोइक एसिड्स। तो ये सारी चीजें यहां तक देखिए, यहां से ऊपर ये सारे के सारे क्या है, एंटी अटैकर्स हैं। ये हमारा एंटी अटैकर्स नहीं है, एक्चुअली ये लिखा गया तो मैं ये इन्फॉर्मेशन है, मैं आगे चल के बताऊंगा क्या चीज़ है ये इपॉक्सी फॉर्मेशन करता है ये, ठीक है। तो जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो रिएक्शन मैकेनिज्म हम देखेंगे कि एमसीपीबी क्या करता है। तो अभी इसको रहने दीजिए, जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो अभी रहने देते हैं, तो अभी यहीं तक रखिए। तो यहां तक क्या हमारा ये जो है आपको एंटी अटैकर्स है। मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे देता है, सपोज कुछ इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन है, और यहां पर दे दिया आपको H2SO5 दे दिया। तो H2SO5 क्या करता है, ये H2SO5 आपको मालूम है, ये भी हमारा हाइड्रोक्सीडेशन ही करता है, ये भी हमारा हाइड्रोक्सीडेशन ही करेगा, लेकिन ये कैसा है, एंटी अटैकर है। मतलब एक अवेलेबल साइड पर जाएगा और दूसरा कहाँ जाएगा, नॉन अवेलेबल साइड पर जाएगा। मतलब अवेलेबल और नॉन अवेलेबल, और जैसे नॉन अवेलेबल पर जाएगा हाइड्रोजन शिफ्ट कर जाएगा इस तरफ। यहां पर OH आ गया, H आ गया, उसके बाद यहां पर हमारा OH आ गया और ये H इधर की ओर आ गया। अब ये हमारा गया। अब बताइए ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव, आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है, क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन इसी जगह पर यदि आप क्या करें, इसका सिमेट्री वाला, अगर ये तो ट्रांस लिया है, आपने क्या करना है, आपको मान लीजिए आपने क्या कर लिया, यहाँ पर सिस वाला ले लिया, तो आपको ऑप्टिकली एक्टिव मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमने सीन और एंटी का भी कहानी खत्म कर दिया। तो अब हमारे पास बचता है, हमारे पास क्या बचता है, कन्फॉर्मर और कन्फॉर्मेशंस। ओके, तो कन्फॉर्मर और कन्फॉर्मेशंस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। तो अभी के लिए हम ये लेक्चर स्टॉप करते हैं। ओके, फिलहाल इतना काफ़ी है आज के लिए, फिर हम नेक्स्ट में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।